प्यारे साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यार से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। सभी साथियों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, जैसा हमने कल आपसे बताया था कि आपके लिए एक बहुत ही शानदार तरीके से हमने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सेशन लाया हुआ था आपकी जुलाई माह की मासिक परीक्षा के लिए। और साथ ही यह भी वादा किया था कि सबसे पहले हम इस पूरे पेपर का एनालिसिस भी लेकर आएंगे। तो साथियों, उसी पेपर का यानी कि जुलाई माह की जो मासिक परीक्षा है उसकी आंसर की अब हम आपके सामने लाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव के उत्तर क्या होंगे, सब्जेक्टिव उत्तर क्या होंगे। कल जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से आए हैं। तो आइए साथ ही उसको देख लेते हैं। और एक बार फिर से मैं आपसे कहूँगा, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो साथियों, बिना देर किसी के मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम इस अपने आंसर की सेशन को। तो आओ साथियों, देखते हैं कौन सा ये है आपका पेपर। सबके पास पेपर होगा, अपने पास ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं भैया। पहला क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति के नियम दिए। सबसे हलवा क्वेश्चन, पहला ही बच्चा जानता है ये कौन है। ये है सर ग्रेगर जॉन मेंडल जी। सही उत्तर यहाँ पे क्या है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। ये भी कल मैंने आपको बताया था, जी हाँ, कल की क्लास में देखिएगा। तो सटन तथा बोवेरी ने क्या किया था, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत दिया था। अपने पेपर में भी लगाते चलिए। हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया एक गुणसूत्री विकार है कि मंडलीय विकार है कि दोनों है। तो यह एक मंडलीय विकार है। सही उत्तर यहाँ पे ए है। चलो साथियों, स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, फिर अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। डीएनए की मरम्मत किसके द्वारा होती है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड द्वारा, लाइगेज द्वारा, ए और सी दोनों द्वारा। तो ये होती है डीएनए पॉलीमरेज 1 द्वारा। ठीक, सही उत्तर ये है। अगला क्वेश्चन है, आणविक नहीं, ए और सी दोनों द्वारा, क्योंकि यहां पे लाइगेज भी क्या करता है, काम करता है। ये होगा, ठीक है, सही उत्तर ये है। आणविक जीव विज्ञान के सेंट्रल डोग्मा के अंतर्गत क्या आता है बच्चों। आप जानते हैं सेंट्रल डोग्मा में क्या आता है, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। ये सेंट्रल डोग्मा का सिद्धांत है। तो आइए देखते हैं बच्चों, इसमें से आरएनए डीएनए आरएनए प्रोटीन गलत है। डीएनए आरएनए प्रोटीन यही आपका यहाँ पे सही है। डीएनए आरएनए और प्रोटीन, सही उत्तर ये है। डीएनए प्रोटीन आरएनए नहीं होता है। इनमें से कोई वाली तो बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन बच्चों, छठवां आपके सामने है। ओकाजाकी टुकड़े हैं। कल की क्लास में बताया था आपको कि आरएनए प्राइमर्स हैं, कि लीडिंग स्ट्रैंड पर आरएनए के छोटे खंड हैं, कि लैगिंग स्ट्रैंड पर डीएनए के छोटे खंड हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे सी है। ठीक है, यानी कि लैगिंग स्ट्रैंड पर डीएनए के छोटे खंड को हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी खंड कहते हैं। लैकोप्रोन का घटक नहीं है। कल के आप जाकर के ऑब्जेक्टिव सेशन देखिए, उसमें बताया था आपको प्राइमर जीन, प्रमोटर जीन, संरचनात्मक जीन, नियामक जीन। तो प्राइमर जीन, सही उत्तर यहाँ पे ये है। न्यूक्लियोसाइड क्या है, ये भी कल बताया था आपको, नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा। पहला ही उत्तर यहाँ पे सही है। कल की क्लास जिसने देखे थे उसको एकदम अच्छे से आ गया होगा, सारे क्वेश्चन वहां से आए हैं मैक्सिमम। आरएनए अणु के दो सिरे क्या कहलाते हैं, 3' तथा 5'। सही उत्तर यहाँ पे ये है। प्रारंभन कोडोन कौन है बच्चों, AUG होता है। सही उत्तर ये है। एंजाइम जो अनुलेखन में भाग लेता है वह कौन सा है, अनुलेखन करने में। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो आरएनए पॉलीमरेज होता है बच्चों, अनुलेखन करता है डीएनए से आरएनए बनाने के लिए, आरएनए पॉलीमरेज होता है। कौन सा मुख्यतः अनुलेखित होता है, कौन सी चीज इसमें से अनुलेखित होती है, 12वां क्वेश्चन है। तो केवल आरएनए अनुक्रम, मध्य पुनरावृत्ति डीएनए, उच्च पुनरावृत्ति डीएनए, डीएनए अनुक्रम की एकल कॉपी। सही उत्तर ये बेटा, सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए सीक्वेंस। प्रोटीन संश्लेषण के समय एक स्थान पर प्रक्रिया रुक जाती है, वो कौन सा है भाई। आप जानते हैं कि जहां पे स्टॉपिंग कोडोन हो जाएगा वहीं पे प्रोटीन संश्लेषण यानी अनुवादन रुक जाएगा। वो जगह क्या होगी, कहीं देखो UAA, UAG और UGA लिखा है क्या, देखते हैं। UUG गलत हो गया पहले ही। तो देखो कौन कौन सा है, UAA, UGA, UAG, बी यहाँ पे सही उत्तर है। ये स्टॉपिंग कोडोन 3 है। डीएनए बहुगुणन भी कहलाता है। तो डीएनए का बहुगुणन क्या कहलाता है बेटा, रिप्लिकेशन कहलाता है, यानी कि प्रतिलिपिकरण कहलाता है। कल ही आपको पढ़ाया था ये भी। बी डीएनए की कुंडली की एक चक्र होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है, यानी कि डीएनए का व्यास कितना होता है, ये भी बताया बच्चों, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम एक मेंडलीय विकार है, गुणसूत्री विकार है, यह एक गुणसूत्री विकार है। जीन कहाँ स्थित होते हैं, न्यूक्लियोसोम पर, क्रोमोसोम पर, ये क्रोमोसोम पर होते हैं।
18वां क्वेश्चन है बच्चों, मेंडल के प्रयोग में विपरीत लक्षणों वाले युग्म को क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी कहा जाता है, एलील कहा जाता है। गुणसूत्रों की संख्या किस कारण बढ़ या घट जाती है? ये गैर विच्छेदन यानी कि नॉन डिसजंक्शन की वजह से बढ़ जाती है। सही उत्तर यहाँ पे सी है। 2 जीन की वंशागति के लिए मेंडल ने कौन सा पौधा चुना था? सिंपल सी बात है भाई, वहां भी उन्होंने मटर ही चुना था। सही उत्तर यहाँ पे सी है। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति जैविक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण है? सजातीय और अवशेषीय अंग, केवल अनुरूप अंग, सजातीय और अनुरूप अंग। सही उत्तर बेटा यही सी है। जीवाश्म प्रमाण प्रदर्शित करते हैं कि मानव की वास्तविक उत्पत्ति हुई जावा से, अफ्रीका से, फ्रांस से, चीन से, तो अफ्रीका से हुई। सही उत्तर है। प्राकृतिक चयन की इकाई क्या होती है? एक व्यक्ति, एक जाति, एक वंश, एक समुदाय, तो एक व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल। सही उत्तर यहाँ पे ए है। किसी जीव का विकासी इतिहास क्या कहलाता है? उसकी फाइलोजेनी कहलाती है। सही उत्तर बी है। फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह किताब है मिस्टर जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क की। सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ए है। बच्चों अगर आपको इस समझ में आ रहा है, बहुत शानदार तरीके से करवाया था। हाँ, कुछ क्वेश्चन 7वें चैप्टर से भी हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 5वें 6वें चैप्टर से ही है। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन लगभग करवाए गए थे। और अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो जरा कमेंट में थम्स अप देते जाइए और बताइए कि आपका पेपर कैसे गया है। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, 47, 48 या 49। तो एक बढ़ जाता है, 46 + 1 यानी 47 हो जाती है। डीएनए से प्रत्यक्ष रूप से किसका संश्लेषण नहीं हो सकता है? कल ही बताया था, प्रोटीन का नहीं हो सकता है। डी सही उत्तर है। ट्रांसपोजोन किसमें पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक में कि प्रोकैरियोटिक में? दोनों में पाए जाते हैं बच्चों, ए तथा बी दोनों में। लैकोपेरॉन में लैक्टोज किसका कार्य करता है? कल ये बताया था भैया, प्रेरक का कार्य करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। अगला क्वेश्चन है अंतिम आपका ऑब्जेक्टिव, प्रतिकोडोन किस पर होता है? एंटीकोड किस पर होता है? डीएनए पर, टीआरएनए पर होता है बच्चों। सही उत्तर है। ठीक, तो ये आपके 30 क्वेश्चन, 30 के आंसर आपके सामने। आई होप कि आपने लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे बहुत आसानी से। आइए साथियों आपको बताते हैं कि अब ये लघु त्रिपक्षीय प्रश्न के क्वेश्चन का आंसर क्या होंगे। बहुत सिंपल सा है। मैंने आपको क्लास में बताया था रेट्रोवायरस क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज बताई थी कि अगर कोई जीव आरएनए से डीएनए बनाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लास में बताया बच्चों, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये काम कौन करते हैं? ये काम कुछ वायरस कर सकते हैं। और जो वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, मतलब पश्च अनुलेखन कर सकते हैं, आरएनए से डीएनए बना सकते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं बच्चों पश्च विषाणु या रेट्रोवायरस। जैसे कि एचआईवी, तो भैया एचआईवी यहाँ पे एक पश्च विषाणु है जो कि आरएनए से डीएनए बनाने की क्षमता रखता है। अनुलेखन की व्याख्या करें, कल ही बताया था भैया आपको कि डीएनए से आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा एक आरएनए सूत्र का निर्माण करना क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, एमआरएनए तथा टीआरएनए में अंतर लिखिए, क्योंकि कल मैंने आपको क्या बताया था? आरएनए के प्रकार बताए थे ना, तो बताया था एमआरएनए क्या है, आरआरएनए क्या है, टीआरएनए क्या है। तो सिंपली इसके बारे में लिखना है। एमआरएनए डीएनए से बनता है, उसको हम एमआरएनए कहते हैं। इसका कार्य सूचनाओं को राइबोसोम तक ले जाना होता है। वहीं टीआरएनए क्या करता है? टीआरएनए जो एमिनो एसिड जीवद्रव्य में पड़े होते हैं उनको ढो करके राइबोसोम तक लेकर के आता है। ये सबसे बड़ा अंतर आपको लिखना था, कल आपकी क्लास में बताया भी गया था सब्जेक्टिव वाले में। ओपेरॉन को परिभाषा कीजिए, इसके संगठित जीनों का नाम बताइए। कल की क्लास में बताया गया था कि भैया किसी जीन को अभिव्यक्त करने से, अभिव्यक्ति के नियंत्रण करने के लिए जो डीएनए का खंड होता है उसको हम क्या कहते हैं? ओपेरॉन कहते हैं। इसके भैया संगठक जीन कौन कौन से होते हैं? ऑपरेटर होता है, प्रमोटर होता है, नियमकारी जीन होता है, संरचनात्मक जीन होता है, टर्मिनेटर जीन होता है। इतने 5 जीन यहाँ पे मौजूद होते हैं। जीवाश्म क्या है बच्चों? जीवाश्म क्या होते हैं? जीवों के या किसी मृत शरीर का या किसी जीव के मृत शरीर का वह भाग जो नष्ट होने से बच जाता है और भूमि के नीचे करोड़ों साल तक दबा रहता है और बाद में प्राप्त होता है, उसको हम जीवाश्म कहते हैं। ठीक, अवशेषी अंग क्या है? 2 उदाहरण लिखिए बच्चों, क्वेश्चन पूछा है। तो शरीर में मौजूद ऐसे अंग जो मौजूद तो हैं पर क्रियाशील नहीं है, उनको हम अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है? अकल दांत, सबसे पीछे वाले जो दाढ़ होते हैं, विजडम टीथ, वो
और साथ ही साथ कृमिरूप परिशेषिका यानी कि अपेंडिक्स, ये दोनों ही शरीर में होते हैं पर किसी काम के नहीं होते हैं। तो अगर कोई शरीर में ऐसा अंग है जो कि शरीर में मौजूद तो है पर उसका कोई कार्य नहीं, उसको अवशेषी अंग कहते हैं। रामापिथेकस के क्या लक्षण थे? रामापिथेकस पहला ऐसा कपि था जो मानव के जैसे, उसके अंदर कुछ लक्षण थे, पूरे शरीर पर उसके बाल थे, ठीक है। लगभग 80 सीसी का उसका क्या था, ब्रेन कैपेसिटी थी, और वो पेड़ों पर रहता था, कभी कभी द्विपद गमन करता था, अन्यथा 4 पैरों पर चलता था। ये रामापिथेकस के लक्षण है। जीन पूल से आप क्या समझते हैं? तो जीन पूल क्या होता है? कोई एक प्रजाति है और प्रजाति की जो जनसंख्या है, उस प्रजाति की जनसंख्या का समस्त जो जीन है, समस्त जीन, उसी को बच्चों हम कहते हैं जीन पूल। प्रजाति है, उसकी पूरी जनसंख्या के सारे जीन को मिलाकर हम कहते हैं जीन पूल। मिलर ने अपने प्रयोग में कौन कौन से पदार्थ तथा कितने अनुपात में लिए? मैंने आपको बताया था भैया, क्या कह लिया था, 1:2:1 सॉरी उल्टा बोल दिया, सॉरी मेंडल याद आ गया। 2:1:2 अनुपात लिया बच्चों। किसका लिया? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का, ठीक है। तो उन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का 2:1:2 का क्या लिया था, इन गैसों का मिश्रण लिया। पृथक्करण का नियम लिखे बच्चों। मेंडल का दूसरा नियम पूछ रहा है कि युग्मक निर्माण के समय जो एलील होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और इसमें मौजूद जो दोनों एलील होते हैं इनकी वंशागति युग्मकों में स्वतंत्र रूप से होती है, और यही क्या है, पृथक्करण का नियम होता है, अलग अलग होकर जाते हैं। तो कोई जीन का जोड़ा है या एलील है, वो युग्मक निर्माण के दौरान अलग हो जाता है, और एक जाएगा एक युग्मक में, दूसरा जाएगा दूसरे में, अलग हो जाता है। इसी को हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। तो भैया ये आपके 10 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते थे, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन, और मैं आशा करता हूं कि आपने कर भी लिया होगा। अब बच्चों देख लेते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बड़ा ही अच्छा सा आया है। सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता पूछा है बच्चों। मैंने क्लास में इसको कई बार बताया हुआ है, इवन यूट्यूब पर भी आपको पूरा पढ़ाया हुआ है। सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं जो मैंने, वहां पर आपको बताया है कि अगर विषम युग्मजीय अवस्था में दोनों के दोनों एलील अपने आप को प्रकट करते हैं तो इसको हम कहते हैं सप्रभाविता, जैसे मनुष्य में AB रक्त समूह। और अगर विषम युग्मजीय अवस्था में दोनों एलील अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करते हैं और एक नया माध्यमिक लक्षण प्रकट हो जाता है तो इसको हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता, जैसे गुलाब बांस या स्नैपड्रैगन के लाल और सफेद पुष्प के संकरण करने से गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं। तो ये सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता दोनों ही मेंडल के प्रथम नियम यानी प्रभाविता के नियम का अपवाद है। ये यहाँ पे है, मैंने क्लास में करवाया है। गुणसूत्र मानचित्र कैसे तैयार किया जाता है ये पूछ रहा है। तो भैया गुणसूत्र का मानचित्र कैसे तैयार किया जाता है बच्चों, तो सिंपल सी बात है। अगर गुणसूत्र का मानचित्र कैसे तैयार किया जाएगा तो इसके लिए हाउ आर क्रोमोसोमल मैप्स प्रिपेयर्ड। तो सबसे पहले गुणसूत्र में उपस्थित सारे जीनों का अध्ययन किया जाता है, गुणसूत्रों की लोकेशन, गुणसूत्रों के अंदर जो जीन होता है उसकी लोकेशन देखी जाती है, और उसके बाद रासायनिक विधियों का प्रयोग करके गुणसूत्र मानचित्र को तैयार किया जा सकता है। मतलब जैसे हमने HGP पढ़ा था, मानव जीनोम परियोजना, उसमें कैसे जीन को निकालते हैं, कैसे कौन कौन जीन होते हैं, कितने जीन होते हैं, उसकी तैयारी इसी प्रकार से की जाती है। तो उसके लिए पहले आइसोलेशन ये देखना पड़ता है, गुणसूत्र पर जीन कितने हैं, कहाँ कहाँ पे उनका लोकस है, कौन सा जीन किस गुणसूत्र पर है, इस आधार पर हम क्या करते हैं, गुणसूत्रों का मानचित्र तैयार करते हैं। अनुलेखन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, जो अनुलेखन ऊपर पूछा था वही यहाँ ही पूछा हुआ, तो वही DNA से RNA बनना क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। थोड़ा बड़ा करके आपको लिखना था कि RNA पॉलीमरेज के द्वारा होता है, प्रोकैरियोटिक में अलग प्रकार से होता है, यूकैरियोटिक में अलग प्रकार से होता है। प्रोकैरियोटिक में आपको बता देना था कि सिग्मा फैक्टर स्टार्ट करता है, रो फैक्टर समाप्त करता है, 5 से 3 की दिशा में क्या होता है, RNA बनता है। यूकैरियोटिक में अकेले RNA पॉलीमरेज क्या करता है, DNA से RNA बना देता है, परंतु ये RNA क्या होता है, HNRNA होता है, जो आगे चल करके mRNA में बदलता है। तो थोड़ा सा डिटेल में बताना था आपको, ठीक। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, फिनोटाइप और जीनोटाइप में अंतर बताइए। बताया बच्चों आपको क्लास की स्टार्टिंग में कि जितने भी मेंडल ने बताया था कि जो दृश्य चीज़ें होती हैं, जो लक्षण दृश्य होते हैं, जैसे पौधे की लंबाई, मटर का हरा रंग, ठीक है, या पुष्प का सफ़ेद रंग, जो दृश्य लक्षण होते हैं किसी भी जीव के, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फिनोटाइप या दृश्य स्वरूप। और भैया जीनोटाइप क्या होता है, किसी भी लक्षण के लिए जो जीन का अनुक्रम होता है कहाँ पे, गुणसूत्र पर, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। जैसे मैंने लिखा कैपिटल T मतलब
टॉल प्लांट यानी कि लंबा पौधा। तो लंबा पौधा ये तो आप देख के बताओगे ना, तो लंबा पौधा क्या है बच्चों? फिनोटाइप। लेकिन लंबे पौधे के लिए जो जीन रिक्वायर्ड है ये दिखता नहीं पर ये जीन में है, गुणसूत्र में है, इसको क्या कहेंगे? जीनोटाइप कहेंगे। साथियों ये पूरा का पूरा आपका पेपर का एक सॉल्यूशन था, हल था, और मैं एकदम आसान है, विश्वास करता हूँ कि सारे बच्चों ने इसको बहुत शानदार तरीके से किया होगा क्योंकि सारी पढ़ाई आपने की हुई है। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको ये टेस्ट देने में बहुत आनंद आया होगा और इससे आपका अपनी परीक्षाओं के प्रति जो आत्मविश्वास होगा वो कई गुना बढ़ गया होगा। तो साथियों ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए, आपकी हर एक चीज़ की तैयारी, चाहे वो मासिक परीक्षा है, अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा है, आपके टॉपर बनने का ख्वाब है, सबको पूरा करने के लिए हम यहाँ दिन रात जी जान से मेहनत कर रहे हैं। बस हमको चाहिए आपसे आपकी पूरी मेहनत, पूरा पोटेंशियल, और थोड़ा एक चीज़ वो है कि क्लास कैसे लगी इसको आपको बताना होगा और लाइक ज़रूर करना है। और अगेन अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं साथियों ऐसी अगली क्लास में, तब तक सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।